हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में स्वतंत्र बंगाल के समय का इतिहास, जो कि समय होगा 1338 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक, यानी कि ये 200 वर्षों का इतिहास हम पढ़ेंगे जब तक बंगाल ये स्वतंत्र रहा। टॉपिक शुरू करने से पहले बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बंगाल को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाया था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। ये बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? आपने अगर पीछे की वीडियो देखी है तो हमने बताया था। बख्तियार खिलजी था मोहम्मद गौरी का दास। एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक दास था बख्तियारुद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सत्ता स्थापित की और बख्तियारुद्दीन खिलजी बिहार को पहले जीता, जहां उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। उसके बाद बंगाल को भी जीता था और दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। चूंकि बंगाल दिल्ली से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए वहां पर अक्सर विद्रोह होते रहे। ऐसे ही कई विद्रोहों का दमन इल्तुतमिश ने किया, बलबन ने भी किया। बलबन ने वहां पर अपने पुत्र बुगरा खां को सूबेदार बनाया था। ऐसे ही प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 राजधानियों में बांटा था, यानी कि बंगाल की 3 राजधानियां बनाई थी। कौन कौन सी? लखनौती, सोनारगांव और सतगांव, ताकि वहां पर प्रशासनिक नियंत्रण आसान हो और विद्रोह कम से कम हो। यदि हो तो उन्हें आसानी से दबाया जा सके, लेकिन फिर भी ऐसा संभव नहीं हुआ। क्या घटित हुआ वहां पर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोस्तों सबसे ज्यादा सल्तनत फैली भी और इसके ही समय फिर स्वतंत्र भी होने लगे छोटे छोटे प्रांत। ऐसे ही बंगाल प्रांत भी 1338 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। 1338 ईस्वी में लखनौती में अलाउद्दीन अली शाह ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। लखनौती कौन सा? ये पूरे बंगाल की जो 3 राजधानियां बनाई गई थी उन्हीं में से एक क्षेत्र था लखनौती। वहां पर स्वतंत्रता की स्थापना की अलाउद्दीन अली शाह ने, और इसने पांडुआ को अपनी राजधानी बनाया था। जब पूछा जाए कि लखनौती में स्वतंत्र शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की, तो अलाउद्दीन अली शाह ने। 1338 से 1342 तक ये वहां सत्ता में रहता है और 1342 में इसका ही एक सरदार और भाई था शमसुद्दीन इलियास शाह। 1342 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने उपरोक्त तीनों राजधानियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, संपूर्ण बंगाल को एक कर दिया और पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस तरह पूरे बंगाल पर छा जाता है शमसुद्दीन इलियास शाह। यह एक योग्य और कुशल नेता था। इसलिए इसने लोकप्रियता भी हासिल की और इसके कार्यों का विरोध नहीं हुआ। इसकी लोकप्रियता का ही ये परिणाम था कि जब फिरोज शाह तुगलक ने इसके समय में बंगाल पर आक्रमण किया तो इसको असफलता हाथ लगी। तो इसने फिर वहां के निवासियों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। कैसे किया? इसने पांडुआ निवासियों को जमीन अनुदान में दी और भी कई प्रयासों से अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन यह असफल रहा, क्योंकि इस लोकप्रिय शासक इलियास शाह के विरोध में वहां पर कोई भी नहीं था। तो इस तरह इलियास शाह ने बंगाल में स्वतंत्रता की स्थापना को मजबूती प्रदान की। अगला जो शासक होता है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के समय भी फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण भी असफल रहा। दोस्तों, जब हमने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा था और उसके सैनिक अभियानों में ये दोनों अभियान हमने पढ़े थे कि इसने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किए और दोनों ही असफल रहे। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप फिरोज शाह तुगलक का वीडियो भी इसके बाद में देखें और लोधी वंश का भी देखें, क्योंकि ये जो लिंक जुड़ रही है ना, आपको क्लियर होती जाएंगी घटनाएं कहाँ से कहाँ जुड़ती हैं। ये तभी इतिहास में आप इसको याद रख सकते हैं, जब आप तुरंत ही उस चीज को भी देखें। सिकंदर शाह ने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। ये यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ये बंगाल की जो मस्जिद है किसने बनवाई, किसके शासनकाल में बनी, कहाँ पर हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ में। और किसने बनवाई थी? सिकंदर शाह। अगला जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो था रुकनुद्दीन बारबक शाह। रुकनुद्दीन बारबक शाह भी योग्य शासक था। इस यहाँ पर हम केवल महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं
और भी छोटे छोटे कई शासक हुए जिनके बारे में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, जहाँ से प्रश्न भी नहीं आते, तो उन्हें हमने इसमें शामिल भी नहीं किया है। रुकनुद्दीन बारबक के शाह के समय में क्या हुआ? इसने बड़ी संख्या में अरबी सैनिकों को अपने यहाँ रखा और अबीसिनियाई दासों को भी बहुत संख्या में इसने अपने पास रखा। ये साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक था। इसके दरबार में कई साहित्य विद्वान कवि इसके यहाँ संरक्षण में थे। ऐसे ही एक विद्वान थे मालधर बसु, जिन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ लिखा है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके समय कौन दरबारी कवि था, क्या लिखा है, तो ये ध्यान रखें। मालधर बसु ने लिखा है श्री कृष्ण विजय, और इनकी विद्वता के कारण इनको गुणराज खान की उपाधि दी गई थी और इसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। इसके दरबार में एक और कवि थे कृत्तिवास। ये नाम बिल्कुल याद रखना, भूल मत जाना, रट लेना। कृत्तिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया। ठीक है, रामायण का बंगला में सबसे पहले अनुवाद कहाँ हुआ, किसके समय हुआ? तो ये कृत्तिवास ने किया और इस अनुवाद को बंगाल का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का बाइबल। तो इस तरह ये जो रुकनुद्दीन बारबक शाह था, इसके समय साहित्यकारों को संरक्षण मिला। इसमें दो नाम याद रखना, मालधर बसु और कृत्तिवास। मालधर बसु ने श्री कृष्ण विजय लिखा और कृत्तिवास ने रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी पंडुआ से स्थानांतरित करके गौड़ बनाई और गौड़ से फिर एकदला को राजधानी बनाया। ये सिकंदर लोधी का समकालीन था और सिकंदर लोधी के समय में क्या हुआ था, आप थोड़ा सा लोधी वंश का वीडियो देखना कि सिकंदर लोधी ने जब बिहार में हुसैन शाह शर्की को हराया था, हुसैन शाह शर्की भागकर कहाँ पहुंचा था? बंगाल में। और बंगाल में हुसैन शाह ने इसको शरण दी थी। किसने दी थी? बंगाल के हुसैन शाह को हुसैन शाह ने ये हुसैन शाह सरकी को शरण दी थी। हुसैन शाह ये याद रखना, ये हुसैन शाह सरकी है और ये बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह हैं। तो हुसैन शाह को हुसैन शाह ने शरण दी, सरकी को बंगाल के शासक हुसैन शाह ने शरण दी। इसको लेकर सिकंदर लोधी और अलाउद्दीन हुसैन शाह के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी, लेकिन युद्ध की नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि दोनों शक्तिशाली थे, सोचा होगा युद्ध करना व्यर्थ है, शक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। खैर, दोनों के मध्य संधि हुई और संधि में तय किया गया, क्या तय किया गया? बंगाल की जो पूर्वी सीमा थी उसको बंगाल और दिल्ली के मध्य की सीमा रेखा मान लिया गया और ये तय किया गया कि कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा और सीमा का अतिक्रमण भी नहीं करेगा। और बंगाल ने स्वीकार कर लिया था कि ये दिल्ली के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। तो ये इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह काफी सहिष्णु शासक था, यानी कि इसके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं थी। इसने कई हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए थे। ऐसे ही दो नाम याद रखना, रूप और सनातन। ये दो हिंदू विद्वान भाई थे जिसको इन्होंने अपने यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त किया हुआ था। तो हिंदुओं के प्रति इस विशेष उदारता के कारण इसको कुछ उपाधियां दी गई जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या उपाधियां दी गई? ध्यान रखिएगा। इसको कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक और जगत भूषण की उपाधियां प्रदान की गई। उपाधियां ध्यान रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं। कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक, जगत भूषण की उपाधियां इसको दी गई हिंदुओं के प्रति विशेष उदार रखने के कारण। अगला जो बंगाल का शासक बनता है नासरुद्दीन नुसरत शाह। ये बाबर का समकालीन था। ठीक है, इसका समकालीन था ये बाबर का समकालीन। कुछ समय तो ये इब्राहिम लोदी का समकालीन भी रहा होगा, उसके बाद ये बाबर के समय तक ये रहा। बाबर ने इसको घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में हराया था। ये जब हम बाबर को पढ़ेंगे तो घाघरा के युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद भी बाबर ने बंगाल को अपने मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ये बंगाल कुछ समय तक और स्वतंत्र बना रहा था।
ये नुसरत शाह ने और बंगाल में क्या किया? देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बंगाल में इसने बड़ा सोन मस्जिद का निर्माण कराया और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। ये दो मस्जिदें ध्यान रखना, बड़ा सोन मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद नुसरत शाह ने निर्माण कराया। और अभी हमने पढ़ा था अदीना मस्जिद, ये किसने बनवाई थी? तो सिकंदर शाह, सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद बनवाई थी। इसके समय विद्वान थे काशीराम। काशीराम ने महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। वाओ! अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद, और किसने करा था? कृत्तिवास ने। किसके समय हुआ था? रुकनुद्दीन बारबक शाह के समय। और रामायण के बांग्ला भाषा अनुवाद को बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। बार बार पढ़ो, कोरिलेट करके पढ़ो, और एक समय अगर कोई चीज पढ़ रहे हो और लगता है उसके जैसा कुछ और भी कहीं पढ़ा था तो उसको तुरंत ही रिकॉल करो। देखते हैं इतिहास कैसे याद नहीं होता है, हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि कोई चीज याद ना हो। तो काशीराम ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया। ठीक है। अगला जो सुल्तान था वो कौन था? गयासुद्दीन शाह। और ये इस समय स्वतंत्र बंगाल का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके समय 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। 1538 कौन सा समय था? तब तो शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक भी नहीं था। ये आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा बता दूं कि ये वो समय था जब शेर शाह सूरी और हुमायूं एक दूसरे के विद्रोही बने हुए थे। यानी शेर शाह सूरी का पीछा पहले कर रहा था हुमायूं। उसी समय शेर शाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार किया था, गौड़ पर अधिकार किया था, तेलियागढ़ी पर, है ना, 1538 ईस्वी में। और फिर जब यहाँ से लौटता है हुमायूं, फिर उसका पीछा करता है शेर शाह सूरी, और फिर हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है, दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है। कौन? शेर शाह सूरी। तो इस तरह शेर शाह सूरी फिर संपूर्ण बंगाल को जीतकर दिल्ली साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस तरह सल्तनत काल में बंगाल के 200 वर्षों का इतिहास की ये खास खास बातें हमने यहाँ पर देखी, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। इससे बाहर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और इसमें जो लिखा है उसकी एक एक लाइन अच्छे से दिमाग में डाल लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपको ये हमारे नोट्स अच्छे लगे और आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर करें, जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।